अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 2 है आई कम 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और चैप्टर बच्चों हम पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसको रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2010। तो इसके अंदर बच्चों उसने आपसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीज़ें पूछी हैं। तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनाएंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो इसके अंदर बच्चों ये चीज़ें दी हुई हैं। उसने हमें कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्लांट, कस्टम ड्यूटी, सैलरीज, ट्रक, बैंक लोन, फर्नीचर, सेल, परचेजेस, कैपिटल, रिपेयर और इंश्योरेंस, और ये उसने बच्चों हमें नीचे जो है वो क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। तो जी बच्चों सबसे पहले हम जो है इसके अंदर बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर बच्चों नाम नहीं दिया हुआ, तो हम फॉर्मेट में जो है वो सबसे पहले जाके क्या लिख लेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर उसके बाद डेट लिखेंगे 30 जून 2010। तो जी बच्चों ये इसका फॉर्मेट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट आ जाएगी आपके पास 30 जून 2010। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मुझे लगता है बच्चों क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ये देखिएगा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक तो उसने नीचे हमें दिया हुआ है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या चीज़ लिख लेनी है, परचेजेस। तो परचेजेस बच्चों गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर 1,58,400, और इसमें से बच्चों हमने परचेज रिटर्न को लेस करना होता है, लेकिन परचेज रिटर्न वो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ। तो इसलिए परचेजेस की वैल्यू को हमने डायरेक्टली जो है वो आउटर कॉलम के अंदर लिख लेनी है 1,58,400। तो ये हमारे पास सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे चूँकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या लिख लेंगे, परचेजेस। और परचेजेस के साथ बच्चों परचेज रिटर्न भी नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1,58,400। क्लियर हो गया बच्चों। परचेज के बाद बच्चों हमने नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कस्टम ड्यूटी, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसके अलावा बच्चों कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ। तो ये एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों, कस्टम ड्यूटी हमारे पास आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 17,180, 17,180 हमारा कस्टम ड्यूटी है। 17,180। उसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, सेल। सेल की वैल्यू हमारे पास है 3,59,800, और सेल में से बच्चों हमने सेल रिटर्न को लेस करना होता है, लेकिन सेल रिटर्न उसने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसलिए हम डायरेक्टली जो है वो सेल की वैल्यू को आउटर कॉलम में लिखेंगे 3,59,800। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों सेल 3,59,800। तो इसमें से चूंकि बच्चों सेल रिटर्न नहीं था दिया हुआ, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा। उसके बाद बच्चों हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 20,000। तो ये आपके पास यहाँ पे बच्चों आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अब इसका बच्चों टोटल करते हैं और देखते हैं कौन सी साइड जो है वो बड़ी आ रही है। तो ये आपके पास बच्चों क्रेडिट साइड पे दो वैल्यूज़ है, इन दोनों का टोटल किया तो ये आपके पास 3,79,800, और दूसरी साइड पे बच्चों ये आपके पास डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा। अब इसमें से देखिए बच्चों कौन सी साइड बड़ी आ रही है, ये क्रेडिट साइड जो है ये हमारे पास बड़ी आ रही है, इसलिए हम दोनों साइड पे बच्चों ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। जी बच्चों कल मैंने होमवर्क चेक किया था, तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो लाइंस नहीं लगाते। तो बच्चों ये आपने चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जब आपने टोटल करना है तो टोटल को आपने यहाँ पे जो है वो लाइन लगानी है, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर है बात जी बच्चों। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं इन दोनों का। तो ये आपके पास बच्चों डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें बच्चों देखते हैं कौन सी साइड जो है वो छोटी आ रही है।
तो बच्चों जो डेबिट साइड है वो आपके पास छोटी आ रही है, ये डेबिट साइड है, ये छोटी आ रही है। तो बच्चों जो डिफरेंस आया बच्चों वो हम कौन सी साइड पे लिखेंगे, जो छोटी साइड होगी। तो ये डेबिट साइड है बच्चों आपकी, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 2,04,220। तो ये आपके पास बच्चों आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट सीरीज। ये बच्चों होमवर्क आप जो है वो नीट करें, किया करें। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि कटिंग ना हो आपकी। और इस साइड में बच्चों आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट वीडी। जी बच्चों जो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया उसी को आपने बच्चों इस साइड पे ट्रांसफ़र कर। अब इसके बाद बच्चों जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। उनमें से अगर हम देखें तो कौन कौन सा दिया हुआ बच्चों, सैलरीज हमारे पास बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 15,700, क्या आ जाएगा आपके पास सैलरीज 15,700। सैलरीज के बाद बच्चों नेक्स्ट उसने आपको दिया हुआ रिपेयर भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 8,780। और रिपेयर के बाद बच्चों इंश्योरेंस 33,400, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस 33,400। जी बच्चों बस यही हमारे पास 3 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। अब फिर से बच्चों आपने टोटल करना दोनों साइड का जैसे पीछे की है और चेक करेंगे कौन सी साइड बड़ी आ रही है। तो बच्चों क्रेडिट साइड पे तो हमारे पास एक ही अमाउंट आ रही है, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। और डेबिट साइड पे देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 15,700, 8,780 और 33,400। तो ये हमारे पास बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ गया। तो फिर से बच्चों क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो हम दोनों साइड पे यही वैल्यू लिखेंगे। जी बच्चों यहाँ पे फिर से आपने इसको जो है वो लाइन लगा देनी है। ये चीज़ जो है वो आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। कल बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क किया जिसके अंदर जो है वो यहाँ पे लाइंस नहीं थी लगाई हुई। अब बच्चों इसका डिफरेंस लेते हैं फिर से क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। और यहाँ पे याद रखिएगा हमने हमेशा जो है वो डिफरेंस ही लेना होता है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्लास के अंदर कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस करना या माइनस। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्लस नहीं करना, हमने हमेशा माइनस ही करना होता है, हमेशा डिफरेंस ही लेना होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस आ गया। अब इसमें से कौन सी साइड छोटी है बच्चों, डेबिट साइड जो है वो हमारे पास छोटी आ रही है, ये डेबिट साइड है। तो यहाँ पे बच्चों ये डिफरेंस लिखा जाएगा और इसको हम यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गया बच्चों? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसकी बच्चों हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के अंदर भी बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका नाम लिखा जाता है, लेकिन चूंकि नाम नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे बैलेंस शीट और उसके बाद बच्चों डेट आ जाएगी। बच्चों बैलेंस शीट के अंदर हमने लिखना होता है एज ऑन 30 जून 2010। जी बच्चों, और बैलेंस शीट के अंदर बच्चों दो साइड्स होती हैं हमारे पास, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड के ऊपर बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर मैंने बताया था सबसे पहले नंबर पे हमने कैश लिखना होता है। तो कैश क्वेश्चन के अंदर बच्चों गिवन है हमारे पास 25,964, ये आ जाएगा हमारे पास कैश 25,964। इसके बाद बच्चों हमने बैंक लिखना होता है, लेकिन बैंक जो है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास डेटर्स है, तो डेटर्स आ जाएगा बच्चों हमारे पास नेक्स्ट, और डेटर की वैल्यू हमारे पास है जी 6,940। डेटर्स के बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखना होता है। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों उसने हमें एडजस्टमेंट में नीचे दिया हुआ है। इसका डबल इफेक्ट होता है, एक दफ़ा हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखते हैं और एक दफ़ा जो है ये बैलेंस शीट में भी लिखा जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है, 20,000। इसके अलावा बच्चों इसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ। जो चीज़ें हमारे पास गिवन है सिर्फ वही चीज़ें हमने रिकॉर्ड करनी होती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर बच्चों हमने इन्वेस्टमेंट लिखनी होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसने नहीं दी हुई। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आती है फिक्स्ड एसेट्स की। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अगर हम देखें तो उसने हमें यहाँ पे ट्रक्स दिया हुआ है,
तो ये हमारे पास, और फर्नीचर भी है, तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट है, इसलिए नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे देंगे फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बच्चों ट्रक्स आ जाएगा, और ट्रक की वैल्यू हमारे पास है 93,200। उसके बाद बच्चों फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर की वैल्यू बच्चों 72,000 है। जी बच्चों बस ये दो ही फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे आ जाए तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों सबसे पहले हमने लिखना होता है क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर बच्चों दिया हुआ है 39,000। क्रेडिटर के बाद बच्चों हमने बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, बिल्स पेबल, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हम लिखनी होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की। उसके अंदर बच्चों हमने लिखा था बैंक लोन, मॉर्टगेज। तो ये बच्चों उसने क्वेश्चन के अंदर देखे जी बैंक लोन आपको दिया हुआ है, लोन लिखा हो या लोन फ्रॉम बैंक हो या बैंक लोन हो सकता है या किसी से भी लोन ले सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे बच्चों क्या, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो ये पहली दफ़ा क्वेश्चन में आया, लास्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये नहीं था दिया हुआ। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, बैंक लोन। बैंक लोन की बच्चों वैल्यू हमें उसने गिवन की हुई है 33,660। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग आती है हमारे पास ऑनर्स इक्विटी की। ऑनर्स इक्विटी में बच्चों सबसे पहले हमने लिखना होता है कैपिटल। कैपिटल बच्चों हमें इनर कॉलम में लिखना होता है और इसके अंदर हमने नेट प्रॉफिट को प्लस करना है। तो कैपिटल बच्चों उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये 1,21,704, 1,21,704। और इसके अंदर बच्चों हमने क्या करना है, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों कहाँ से आता है, ये जो हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ नेट प्रॉफिट, यही वाला नेट प्रॉफिट बच्चों आपने इसमें ऐड करना होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कल बहुत सारे बच्चों का होमवर्क चेक किया, उन्होंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की थी। बच्चों उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो नेट प्रॉफिट ऐड करके और इसके साथ ही यहाँ पे क्या लिखा था, लेस ड्राइंग्स। तो बच्चों ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है, पहले आपने कैपिटल के अंदर ये जो भी चीज़ें प्लस होनी है वो पहले आपने ऐड करके यहाँ पे लिखनी है, और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपने जो है वो ड्राइंग्स को माइनस करना है। समझ लग गई? मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, पहले ऐड करके यहाँ पे लिख लेना है ऐसे, और फिर इसके बाद बच्चों अगर इसमें से ड्राइंग है तो वो आपने यहाँ पे ऐसे लेस करनी है, ड्राइंग्स यहाँ पे लेस करके, और फिर फाइनल आंसर आपने यहाँ पे लिखना। क्लियर हो गया? तो अभी देखते हैं क्वेश्चन के अंदर अगर ड्राइंग्स है तो फिर आपने इसको यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज प्लस करके फाइनल कॉलम में लिखना। तो ड्राइंग्स मुझे लगता है इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, कैश, डेटर्स, प्लांट, जी बच्चों ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ। अच्छा बच्चों ये हमने एक फिक्स्ड एसेट मिस कर दिया। ये प्लांट की वैल्यू है जी 1,22,600। तो ये प्लांट यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा, प्लांट 1,22,600। अच्छा बच्चों तो ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल करके फाइनल कॉलम में हम लिख लेंगे। अब बच्चों सारी चीज़ें हम लिख चुके हैं, इसका टोटल देखते हैं। तो बच्चों अगर हमने सारी चीज़ें करेक्टली लिखी हैं तो हमारा जो टोटल है वो सेम आएगा। अगर हमने कोई मिस्टेक की हुई है, जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन में भी देखा था तो अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो हमारा बैलेंस जो है वो सेम नहीं आएगा। तो देखते हैं बच्चों हमने कोई मिस्टेक की है या नहीं की, ये पता चल जाएगा। ये हमारे पास आया 3,40,704, और दूसरी साइड का टोटल जी बच्चों बिल्कुल सेम टोटल आ गया इसका भी। इसका मतलब है कि हमने पीछे से सारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक किया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। जी बच्चों यहाँ पर भी आपने जो टोटल है वो कॉलम्स के अंदर ही लिखना है। कल मैंने देखा था एक बच्चे का होमवर्क, उसने क्या किया हुआ था, उसने ये बैलेंस शीट के बाहर नीचे यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ था ऐसे 3,40,704 और इक्वल डाल के फिर उसने ऐसे लिखा हुआ था 340,704 इज इक्वल टू 340,704।
जिस तरह हम बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते थे। तो बच्चों ऐसे नहीं यहाँ पे लिखना बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों आपने यहाँ पे जो है वो टोटल कॉलम के अंदर ही लिखना है, दोनों साइड। क्लियर हो गया। और बच्चों अपना आपने लेक्चर सुनने के बाद अपनी अटेंडेंस जो है वो अपने टाइम के ऊपर लगानी है। कुछ बच्चे जो है वो बहुत देर बाद जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे थे, तो बच्चों एक दफ़ा ही अटेंडेंस मार्क करनी है आपने, एक दफ़ा ही रिपोर्ट बनेगी। और दूसरा बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कल होमवर्क जो है वो रिसीव नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था आपने डेली अपना होमवर्क करना है और होमवर्क में आपने बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो बच्चों अपना होमवर्क करके किसी दूसरे को सेंड ना करें। बहुत सारे बच्चे जो है वो एक दूसरे का होमवर्क जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। अपना होमवर्क करके ऊपर अपना नाम और क्लास रूम मेंशन करें, ताकि अगर किसी और को सेंड भी करें तो वो आपका होमवर्क जो है वो आगे फॉरवर्ड ना कर सके। तो बच्चों उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा ग्रुप के अंदर, तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।